Hello students, welcome back to our physics class. This is Aman Anis Khan. In today's video lecture we are going to start a new topic and the topic is circular motion. Okay, so 11th class से related जो भी हमने डिस्कस किया है वहाँ हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन डिस्कस कर चुके हैं. मोशन इन अ प्लेन में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस किया था और ये उसका सेकंड पोर्शन है, यानी सर्कुलर मोशन इज आल्सो अ टॉपिक रिलेटेड टू मोशन इन अ प्लेन. जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करता है तो अगेन ये मोशन इन अ प्लेन से ही रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो आज की क्लास में हम सर्कुलर मोशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे ताकि हम कॉम्पिटिशन्स में न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जानना होगा, उन्हें सीखना होगा, उसके बाद हम सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीख पाएंगे. ठीक है, तो जो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट, वो फिजिकल क्वांटिटी होगी डिस्प्लेसमेंट. लेकिन यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पर फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारे सामने है और ये फिजिकल क्वांटिटी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. देखो पॉइंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? थीटा से. जब हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया था, हमारा फर्स्ट पार्ट जो था वो स्टार्ट किया था, तब हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी किया था. सर्कुलर मोशन में ये तीनों ही टर्म्स काम में आती है लेकिन कुछ अलग तरीके से, यानी हमें वही तीनों टर्म वन बाय वन पढ़ने हैं लेकिन सबके आगे लग जाएगा एंगुलर, क्योंकि यहाँ कुछ स्पेशलिटी है. यहाँ जो मूवमेंट है वो एक जगह से दूसरी जगह कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट को मूव करना है और फिक्स है कि उसे बस सर्कल पे ही मूव करना है. तो डिस्प्लेसमेंट की जगह जो क्वांटिटी यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ होगा लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फिजिकल क्वांटिटी यहाँ हो जाएगी और वो फिजिकल क्वांटिटी होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किस तरीके से डिफाइन करते हैं. तो मैं डायग्राम से ये सारी चीजें क्लियर करूंगा. क्योंकि हम सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो सर्कल का डायग्राम तो बनाना ही है. तो हमने एक सर्कल का डायग्राम बनाया यहाँ. ठीक है, फिजिक्स में हमें डायग्राम बनाना अच्छे से आना चाहिए. एक तो सर्कल ड्रॉ करना और एक स्ट्रेट लाइन. ठीक है ना, तुम देखते हो हर डेरिवेशन में हर टॉपिक में डायग्राम्स तो आ ही जाते हैं. ठीक है, और डायग्राम्स की अच्छे से स्टडी के लिए हमें इंपॉर्टेंट है कि एक सर्कल बनाना आना चाहिए और दूसरा है स्ट्रेट लाइन. जल्दी से क्लियर. तो हमने सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल में सेंटर है O और मैं लेके चल रहा हूँ कि रेडियस जो है इसकी कितनी है, स्मॉल r. अब देखना कि डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों इंपॉर्टेंट हुआ. ठीक है, चलो मैं मान के चलता हूँ कि ऑब्जेक्ट जो था वो इनिशियली कौन से पॉइंट पे था? A पॉइंट पे. ऑब्जेक्ट वाज इनिशियली एट पॉइंट A और यहाँ से ऑब्जेक्ट चलना शुरू करेगा और हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है. ठीक है ना, ए से स्टार्ट होता है और ऑब्जेक्ट को हमने बाउंड कर दिया है कि उसे बस एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करना है. अब देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ था तो मुझे बताओ 90 डिग्री एंगल कंप्लीट करने के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? हम इजीली बोल सकते हैं यहाँ होगा. क्लियर, क्योंकि 90 डिग्री जैसे कंप्लीट हुआ ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा. मैं कहूँगा 180 डिग्री के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? तुम बोल सकते हो इजीली कि 180 डिग्री के बाद सर ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा. मैं कहूँगा बताओ 270 के बाद कहाँ होगा? तुम बोल सकते हो सर 270 के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ होगा. बताओ 360 यानी कि एक कंप्लीट सर्कल के बाद कहाँ होगा? वापस से ए पॉइंट पे आ जाएगा. इसी तरह से अगर मैं और कोई भी एंगल कहूँ, मैं कहूँ बताओ 60 डिग्री एंगल के बाद ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, तो तुम यहाँ B से 60 डिग्री एंगल मेजर कर सकते हो और फिर एग्जैक्ट मुझे बता सकते हो कि सर 60 डिग्री यहाँ होगा तो पार्टिकल 60 डिग्री एंगल के बाद पोजीशन यहाँ रखेगा. तो हमने एक चीज नोटिस की, इस पूरे एग्जांपल में हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के पोजीशन को बताने के लिए कौन सा फिजिकल क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है? ये है एंगल. यानी जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो एंगल इंपॉर्टेंट हो जाता है और एंगल उस पार्टिकल के पोजीशन को एक्सप्लेन करता है. और जब एंगल पार्टिकल के पोजीशन को एक्सप्लेन करेगा इट मींस हमें यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह एक और इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी से बात करनी है और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और कुछ नहीं, ये एंगल ही होता है. बात समझ में आ गई? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल ही है और यूनिट क्या होती है इसकी? रेडियन. हम जानते हैं इसकी यूनिट है रेडियन. इट इज अ supplementary physical quantity and the unit is radian. Okay, so यहाँ एंगल के थ्रू ये कॉन्सेप्ट डिफाइन होगा. तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और हमने नोटिस किया कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और फिजिकल क्वांटिटी हम डिस्कस कर सकते हैं और हमने टॉपिक को स्टार्ट किया किससे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से. रिप्रेजेंट करते हैं किससे? से थीटा से. तो बहुत सिंपल हो गया. और अगर हमें थीटा को डिफाइन करना हो तो हम सिंपल डिफाइन कर सकते हैं. एंगल इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? आर्क अपॉन रेडियस. एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस. मैं मान लेता हूं कि चलो ऑब्जेक्ट यहां से यहां मूव कर गया और आर्क जो है
ऐसे मान लीजिए, तो ये इस तरीके से मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, आर्क एस है और इसने एंगल कितना बनाया है यहाँ थीटा, यू आर गेटिंग इट। एस उसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, मूव कर रहा है, उसने डिस्टेंस कितनी मूव की है एस, और थीटा वहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है या एंगल है जो उसने बनाया। और हम जानते हैं थीटा को अगर हम आर्क और रेडियस से रिलेट करें तो थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी मीटर में होगी, रेडियस भी मीटर में होगी, इसीलिए एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, बट यूनिट जो कि सप्लीमेंट्री है तो हम इसकी यूनिट बोलते हैं रेडियन। इसकी यूनिट ऐसे सिस्टम में हम रेडियन देते हैं और वैसे हम डिग्री में मेजर करते हैं। ओके, सो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। और पहली चीज यानी पहला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमें सीखना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड फिजिकल क्वांटिटी जो होगी यहाँ वो होगी वेलोसिटी, लेकिन फिर से मैं उसके आगे क्या लगा दूंगा बताओ, एंगुलर वेलोसिटी। और जो कुछ भी हम यहाँ सीखेंगे वो रोटेशनल मोशन में भी हमारे काम में आएगा, वहां भी इंपॉर्टेंट है। तो एंगुलर वेलोसिटी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ओमेगा से। यू आर गेटिंग इट, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और अब यहाँ अगर हम डिस्कस करें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होगा, तो जिस तरह से हम देखो अगर हम बात करें x क्या होता है बताओ, डिस्प्लेसमेंट होता है ना, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v is equals to dx upon dt। सब जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है, dx upon dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला हम स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ चुके हैं। तो बताओ ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू d थीटा अपॉन dt। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो बताओ यहाँ यूनिट क्या थी, यहाँ यूनिट थी रेडियन। ओके, रेडियन यूनिट थी, बताओ यहाँ यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी रेडियन पर सेकंड। तो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी बोलो, रेडियन पर सेकंड। और फॉर्मूला बहुत इजी है, d थीटा अपॉन dt सीखा हमने। तो हम सेकंड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में भी जान गए, d थीटा अपॉन dt यानी एंगल जो है उसमें चेंज होने का जो रेट है वो एंगुलर वेलोसिटी होगी। बिल्कुल मैंने इसको रिलेट किया है लीनियर मोशन से। तो जिसके वो पहले चैप्टर वाले कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, उसको लग रहा है कि बस कॉपी पेस्ट करना है, बस चीजों को थोड़ा सा रिलेट करना है और याद हो जाएंगी। और अब तुम जानते हो तीसरा कौन आने वाला है, तीसरी फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी बताओ, ये होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ, अल्फा से। इसको रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से। और अब इसको इजीली हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, बताओ अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा इज इक्वल्स टू बोलो, ये हो जाएगा d ओमेगा अपॉन dt। क्लियर, अल्फा इज इक्वल टू होगा d ओमेगा अपॉन dt। अब बस इसमें चेंज करना है बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैं एक्सेलरेशन लिखता था। बताओ एक्सेलरेशन क्या लिखता था मैं, dv अपॉन dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। ये सब हम लीनियर मोशन में पढ़ चुके हैं। बिल्कुल उसी तरह से अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, d ओमेगा अपॉन dt। और यूनिट क्या होगी बताओ, रेडियन पर सेकंड को हम सेकंड से और डिवाइड कर देंगे तो यहाँ यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट बताओ अल्फा की यूनिट क्या होगी, यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि रेडियन डायमेंशनलेस है तो यहाँ होगा, अगर मैं इसकी डायमेंशन पूछूं तो t-1 और यहाँ कितना हो जाएगा t-2। ओके, सो इस तरीके से हमने तीन इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ डिफाइन की हैं। पहली है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दूसरी एंगुलर वेलोसिटी और तीसरा है एंगुलर एक्सेलरेशन। पहले चैप्टर में जो तीन फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ी थी उनके आगे एंगुलर वर्ड लगाकर हमने इसको डायरेक्ट रिलेट कर दिया है सर्कुलर मोशन से। अब इनके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन हम देखते हैं कि हम एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन को किस तरीके से रिलेट करेंगे लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन के साथ। तो देखो अगर हम यहां से क्लियर करें तो देखो इस पहले इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल्स टू, आर्क है s और रेडियस है r। ओके, यहां से हम बोल सकते हैं s इज इक्वल्स टू थीटा इनटू r। ओके, लिख सकते हैं, या इसको मैं लिख सकता हूं r इनटू थीटा, r इनटू थीटा। अब अगर यहां हम इसका डिफरेंशिएशन करें टाइम के रिलेटेड, ds अपॉन dt, r तो कांस्टेंट है, रेडियस बाहर आ जाएगा, बताओ क्या आएगा, d थीटा अपॉन dt। बताओ क्या रिलेशन आया, ds अपॉन dt v is equals to r omega। This is the relation between linear velocity and angular velocity। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो अगर हम linear velocity को angular velocity से relate करें then we have a relation between these two physical quantity as v is equals to r omega, where r is radius of that circular path and omega is angular velocity which we have already discussed। Okay, so now moving to the next, अगर एक और बार हम differentiation करें so dv upon dt
and that will be equals to r is again constant. यहाँ होगा d omega upon dt, ये तो हम डायरेक्ट ही सोच सकते थे. बताओ dv upon dt is linear acceleration, it is equals to r into alpha. So this is the relation between linear acceleration and angular acceleration. So important दोनों फॉर्मूले हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है v is equals to r omega, काफी जगह काम में आएगा तो याद होना चाहिए. What is the relation between linear velocity and angular velocity? It is v is equals to r omega. r यहाँ रेडियस है, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी. ओके, और यही रिलेशन हम वेक्टर के फॉर्म में याद रखें तो, चूंकि हम वेक्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब अगर हम वेक्टर फॉर्म में याद रखें तो इट डिपेंड्स ऑन क्रॉस प्रोडक्ट बिकॉज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी. सो हम यहाँ लिखेंगे वेक्टर v इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस वेक्टर r. ओके, और अगर हम डिस्कस करें ये रिलेशन तो सेम इसी तरह से हम ये भी बोल सकते हैं वेक्टर a इज इक्वल्स टू अल्फा वेक्टर क्रॉस वेक्टर r. ये इन फॉर्मूले का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, यानी अगर क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में आया तो हम इस तरीके से ये दो फॉर्मूले यूज में लेकर सॉल्व कर सकते हैं. और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, यानी वेक्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. तो इस तरीके से ये पॉइंट रिलेट होगा. ओके, तो यहाँ हमने स्टार्ट किया सर्कुलर मोशन को, और सर्कुलर मोशन में सबसे पहले हमने कुछ सिंपल पैरामीटर्स के बारे में जाना, और ये तीन फिजिकल क्वांटिटी, इनसे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे मगर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमने यहाँ देखे, कुछ फॉर्मूले देखे. तो अब आगे बढ़ते हैं. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट या पॉज करके नोट कर सकते हो जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ फॉर्मूले हैं. ओके, सो अब आगे बढ़ेंगे और अब हम सर्कुलर मोशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सेलरेशन. ओके, तो आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. तो इसको याद रखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस लीनियर मोशन से रिलेट कर देना है. डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन. ओके, सो अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है और क्या क्या उसके रीजन हो सकते हैं. तो मेनली अगर कोई पार्टिकल, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो यहाँ दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं. इफ अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ देन वी हैव टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन हियर. ठीक है, फर्स्ट जो एक्सेलरेशन होगा वो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. अच्छे से समझना ये कॉन्सेप्ट. फर्स्ट होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ओके, और जो सेकंड होगा, सेकंड ये काफी इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला सब जानते हैं वैसे इसके बारे में, और ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अभी केंद्रीय त्वरण हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना. रिप्रेजेंट ए आर से, लेकिन मैं ए सी से कर रहा हूं, ठीक है ना. और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टेंजेंशियल है तो ए टी. ओके, सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ए टी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ए सी. क्लियर. अब जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये क्यों जनरेट होता है इसको अच्छे से समझना है. दिस इज ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी कि इसका रीजन है. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या रीजन है? दिस इज ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. अगर वो पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो, अगर इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होगा तो फिर उस कंडीशन में जब कोई पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी चेंज होने से जो एक्सेलरेशन आएगा मैग्नीट्यूड के चेंज होने से उसे हम कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. यानी ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन का ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. क्लियर. तो अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है और उसके बाद उसकी वेलोसिटी ऊपर नीचे होती है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. ठीक है ना, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो क्वेश्चन आता है अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्मली सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ट्रेस कर रहा है तो उस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0. क्योंकि अगर कोई पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कल पे मूव कर रहा है तो फिर उसके मैग्नीट्यूड में, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो सकता है. बस पार्टिकल को यूनिफॉर्मली सर्कुलर पाथ पे मूव करना है. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि एक पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड से कंटिन्यू सर्कल पे मूव कर रहा है तो उस केस में
उस पार्टिकल का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि हम देख सकते हैं स्पीड कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड, तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब हम कहेंगे कि वहां टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो जैसे मैंने कहा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो फॉर्मूला होगा AT इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt, यानी वही फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये मैग्नीट्यूड में चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में 0 हो सकता है, लेकिन यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन के लिए, यानी पार्टिकल अगर यूनिफॉर्मली सर्कुलर पाथ पे मूव करे तो उसके लिए ये जो एक्सेलरेशन है ये 0 हो सकता है। पॉसिबल है कि ये कितना हो जाए, 0 हो जाए। ओके, सो ये कंडीशन है इसके लिए। अगर हम देखें तो AT इज इक्वल टू कितना होगा, dv अपॉन dt, ठीक है। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से रिलेटेड है। अगर अब हम आगे बढ़े सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को समझें तो देखो इसके लिए रीजन इंपॉर्टेंट है, ये होता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। देखो तो ये तो हुआ ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड और ये हुआ ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन चेंज होगा तो ये एक्सेलरेशन आएगा। अब सर्कुलर मोशन में ये एक्सेलरेशन 0 हो सकता है पर ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इफ अ पार्टिकल वांट्स टू मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ देन इट इज नेसेसरी दैट इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। ये जरूरी है कि पार्टिकल अपनी डायरेक्शन जरूर चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर्कुलर मोशन में जब भी पार्टिकल मूव करेगा तो हर एक पॉइंट पे, मोशन के हर एक पॉइंट पे पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा टेंजेंशियल होती है। अगर ऐसे मूव कर रहा है तो इस पॉइंट पे यहाँ, इस पॉइंट पे यहाँ, इस पॉइंट पे नीचे, इस पॉइंट पे राइट, यानी हर जगह वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन टेंजेंशियली गिवन होती है, ठीक है ना, टेंजेंशियली दी जाती है। तो इस कंडीशन में पार्टिकल हर एक पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, तो पार्टिकल की डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज होगी और अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा होगा। तो ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से समझ लो, अच्छे से दिमाग में रखो, विदाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। फिजिक्स में कहीं भी कभी भी सर्कुलर मोशन अगर वर्ड आ गया तो याद रखना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और इससे जो फोर्स बनेगा अभी सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दोनों भागे चले आएंगे और इस केस में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बहुत ज्यादा काम में आएंगे। ओके, सो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी कि अगर मैं किसी पर्सन से कहूं फॉर एग्जांपल कि सर्कुलर पाथ पे मूवना है, यानी हम किसी पार्क में गए, गार्डन में गए जॉगिंग के लिए और वहां पर एक सर्कुलर ट्रैक था, ठीक है, जैसे ग्राउंड हो सकता है क्रिकेट ग्राउंड, तो वहां पर उस पर्सन को कहा गया कि आपको 1 मीटर पर सेकंड से दौड़ना है, यानी 1 सेकंड में 1 मीटर दौड़ना है। तो क्या वो अपनी स्पीड को कांस्टेंट रख सकता है? बिल्कुल कांस्टेंट रख सकता है। वो एक कांस्टेंट स्पीड से पूरे सर्कल में दौड़ के राउंड को कंप्लीट कर लेगा। 1 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट रख सकता है, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, लेकिन कांस्टेंट रख सकता है। यानी अगर वो कांस्टेंट 1 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा तो ये तो हो गया 0, क्लियर। लेकिन अगर मैं उससे कहूं कि आपको इस सर्कुलर पाथ पे मूव करना है बट अपनी डायरेक्शन चेंज मत होने देना, तो वो बोलेगा ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन में तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है, अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करना है तो डायरेक्शन तो चेंज होनी ही है। तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी 0 नहीं हो सकता। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्या होगा बताओ? AC इज इक्वल टू होगा v स्क्वायर अपॉन r। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि वेलोसिटी और रेडियस से रिलेटेड है। AC इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, याद रखना है, क्लियर। तो दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नाउ एक इंपॉर्टेंट टर्म यहां हम सीखेंगे और ये इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करेगा। हम एक फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ये फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। यू आर गेटिंग इट? तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। और सेंट्रीपिटल फोर्स रिप्रेजेंट किससे करेंगे? हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे FC से। और बताओ FC का फॉर्मूला क्या होगा? F is equals to ma, F is equals to mac, क्लियर। और यहाँ अगर मैं इसको रिलेट करूं इसी फॉर्मूले से तो F is equals to हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r। ये तुम्हारे सामने इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा हुआ है।
और ये जो फॉर्मूला है ये सेंट्रीपिटल फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। और थोड़ी देर पहले मैं एक स्टेटमेंट दे चुका हूं कि विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या सर्कुलर मोशन में कभी जीरो हो सकता है? नॉट पॉसिबल, जीरो नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स भी जीरो नहीं हो सकता, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। यानी जहां भी सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट आएगा तुम फिजिक्स में ये बात नोटिस करोगे, F = mv²/r फॉर्मूला अपने आप बढ़ के चला जाएगा और तुम्हें ये फॉर्मूला यूज में लेना होगा। ओके, अब देखो पॉइंट क्या है अगर हम डिस्कस करें इससे रिलेटेड, जैसे कहाँ फिजिक्स में ये चीजें काम में आएगी। सबसे पहले हम सर्कुलर मोशन में फ्रिक्शन डिस्कस करेंगे और फ्रिक्शन के बाद एक पार्टिकल, एक कार का मूवमेंट दिखेंगे सर्कुलर पाथ पे, ठीक है ना। जब कोई कार सर्कल पे मूव करती है तो उस केस में भी ये फोर्स काम में आएगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस, तो उस केस में भी ये काम में आता है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है तो भी ये फोर्स काम में आएगा। जब कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ मूव करता है या अर्थ सन के चारों तरफ मूव करती है, रिवॉल्व करती है, तो उस केस में भी ये फॉर्मूला काम में आएगा mv²/r। यानी जहां कहीं भी सर्कुलर मोशन आई, यानी हम एक थ्रेड से, एक स्ट्रिंग से किसी ऑब्जेक्ट को रोककर अगर उसे घुमाएं तो उस केस में भी ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये हमारी हेल्प करेगा। हम कुछ एग्जांपल्स पे ये देखेंगे भी। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड है एक्सेलरेशन से। हमने दो टाइप के एक्सेलरेशन के बारे में देखा, एक है टेंजेंशियल और दूसरा है सेंट्रीपिटल। ये बिल्कुल जीरो हो सकता है अगर मैं कहूं यहाँ इफ v इज कांस्टेंट, अगर v कांस्टेंट हो गया तो it is जीरो पॉसिबल है। तो फॉर यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो भी हमने सीखा इसको थोड़ा अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है, फॉर्मूला याद रखना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड देन सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छे से कुछ समझते हैं यहाँ, और अब हम इसका थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे ताकि हम कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अब हम एक रोप से, एक रस्सी से एक पत्थर को बांधेंगे, एक स्टोन को बांधेंगे और फिर उसे हॉरिजॉन्टल पाथ पर मूव कराएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, और जब हम फ्रिक्शन डिस्कस करेंगे तो भी इसका थोड़ा बहुत हिस्सा आएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक फ्रिक्शन ही लेंगे, काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट है। पहले सर्कुलर मोशन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। फ्रिक्शन के बिना जितना पढ़ सकते हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम वर्टिकल प्लेन में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। दोनों को अच्छे से समझ लेना है। हॉरिजॉन्टल प्लेन काफी सिंपल है। अगर कोई पार्टिकल हमने थ्रेड से उसको बांधा और फिर हॉरिजॉन्टली हम मूव करा रहे हैं, इस तरीके से मूव कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल पाथ में, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब पार्टिकल हॉरिजॉन्टल पाथ में मूव करेगा तो स्ट्रिंग के अंदर, रस्सी के अंदर जो टेंशन होता है वो टेंशन किसके इक्वल होगा, टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। यानी P = mv²/r हो जाता है। जैसे अगर हम इसको समझे, मान लो इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ है, हमने थोड़ा इस तरह से बनाया 3D की कंडीशन में। ये यहाँ सेंटर है, सेंटर O है, O से एक r लेंथ वाली एक स्ट्रिंग है और यहाँ पर एक स्मॉल m मास वाला पार्टिकल कनेक्टेड है और हम इसको इस तरह से बिल्कुल सेंटर से होल्ड करके हॉरिजॉन्टल पाथ पे मूव करा रहे हैं, ठीक है ना। तो जब ये हॉरिजॉन्टल पाथ पे मूव करेगा, ठीक है ना, जैसे समझो यहाँ से हमने इसको सपोर्ट दे रखा है, तो इस तरह से जब ये इसके चारों तरफ मूव करेगा तो इट इज द एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। और ये हॉरिजॉन्टल पाथ में भी है और स्ट्रिंग के अंदर हम सब जानते हैं कौन सा फोर्स जनरेट होता है, बताओ, टेंशन। और टेंशन के बारे में मैंने क्या कहा कि ये हमेशा एंड पॉइंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। और अगर एक ही स्ट्रिंग है तो उस स्ट्रिंग में अगर वो मासलेस है, जनरली मासलेस ही हम यहाँ लेंगे, तो उस केस में यूनिफॉर्म स्ट्रिंग के केस में टेंशन कैसा होता है, ऑल ओवर द स्ट्रिंग सेम ही होता है। तो टेंशन यहाँ कितना है, T, और यहाँ जो फोर्स लगेगा T जो होगा ये किसके इक्वल होता है, बताओ इस कॉन्सेप्ट में। T is equals to सेंट्रीपिटल टुवर्ड सेंटर, और टेंशन ही किसका काम करेगा, बोलो, T is equals to होगा mv²/r। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ जो टेंशन है ये किसके बराबर है, बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स के। यानी कि ये टेंशन है
यही सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर करेगा इस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए। और अगर टेंशन नहीं होगा तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं कर सकता। तो क्या कॉन्सेप्ट सीखा हमने कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की सप्लाई कहीं ना कहीं से होगी। इस एग्जांपल में जो सेंट्रीपिटल फोर्स था mv²/r, इस सेंट्रीपिटल फोर्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने कहां से कंप्लीट की बताओ? ये हमने कंप्लीट की mv²/r, जो था ये टेंशन से हमें मिला है। तो इस एग्जांपल में सेंट्रीपिटल फोर्स हमें टेंशन से मिलता है, तो रस्सी में जो टेंशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? mv²/r के। एक और चीज देखो यहाँ, v जितना ज्यादा होगा टेंशन उतना ही ज्यादा होगा। यानी कोई भी रस्सी, हर रस्सी की कुछ ना कुछ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है, यानी अगर उस पर टेंशन बढ़ाते जाएं, फोर्स बढ़ाते जाएं, तो एक कंडीशन में रस्सी टूट जाती है। तो उस कंडीशन में जब टेंशन मैक्सिमम होगा उस कंडीशन में वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी। ये मास के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर और रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी हम जितना तेजी से घुमाएंगे टेंशन उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। हम ये बहुत अच्छे से फील कर चुके हैं, ठीक है ना। ये एग्जांपल हम खूब बचपन में धागे में पत्थर बांध के घुमाया करते थे पतंगों के मौसम में। तो उस पतंग की कंडीशन में जब हम उसको घुमाएंगे तो हम फील करते हैं कि जितना जोर से उसको घुमाते हैं हमारे हाथ पर उतना ही प्रेशर फील होता है, यानी टेंशन रस्सी के अंदर उतना ही ज्यादा होता है और उसके टूटने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होते हैं। तो ये पहली कंडीशन है जहां हमने टी को किसके इक्वल कर लिया बताओ? mv²/r के। तो कुछ सिंपल एग्जांपल्स ही हम ये समझ सकते हैं। इस कंडीशन में मान लो एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। सपोज हमें दिया है कि एक पार्टिकल है जिसका मास है 1 kg और उसको हमने एक रस्सी से कनेक्ट किया है, और उस रस्सी की जो लेंथ है वो कितनी है? 1 मीटर। 1 मीटर की रस्सी से इसको कनेक्ट किया, क्लियर। पार्टिकल का मास 1 kg है और 1 मीटर की रस्सी से हमने इसको कनेक्ट किया है, और अब हम इसको v = 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रोटेट करा रहे हैं। हम उसको कंटिन्यू रोटेट करा रहे हैं, v = 5 मीटर पर सेकंड। ओके, अगर हम इस तरीके से रोटेट करा रहे हैं तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बताओ जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितना होगा। आई थिंक बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इजीली सॉल्व करेंगे। बताओ t = कितना होगा? सबको बताया कितना होगा? बताओ mv²/r। आगे सॉल्व करें तो m कितना है? 1, v कितना है? 5², r कितना है? 1। बताओ टेंशन कितना आ गया? टेंशन होगा बहुत सिंपल 25 न्यूटन। पेन चलाने तक की भी जरूरत नहीं थी। ओके, तो देखो आगे एक और एग्जांपल लेंगे, उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v²/r, और सेंट्रीपिटल फोर्स याद हो गया सबको? याद होना भी चाहिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉन्फिडेंस याद होना चाहिए। mv²/r। ओके, ये दोनों फॉर्मूले हमें याद है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। fc mv²/r बहुत जगह काम में आएगा फिजिक्स में, ठीक है ना, 11th में 12th में बहुत। तो देखो इस केस में एक और फॉर्मूला है इनका, हम जानते हैं, हमने अभी पढ़ा था, आज ही की क्लास में स्टार्टिंग में डेराइव किया था कि जो v होता है ना वो कितना होता है? r ओमेगा होता है, यानी v = कितना होता है? r ओमेगा। तो अगर v = r ओमेगा मैं यहाँ लिखूं तो ये बनेगा r² ओमेगा स्क्वायर, r² ओमेगा स्क्वायर, और एक r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला हमें मिलता है ω²r, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ AC कितना हो गया? AC हो गया ω²r। ठीक उसी तरह से यहाँ कितना हो जाएगा फिर? ये m ω²r, यानी कि हमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला वेलोसिटी के साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में भी याद रखना है, क्योंकि हो सकता है न्यूमेरिकल में जब भी यह क्वेश्चन पूछा गया थ्योरेटिकल, वहां पर हमें एंगुलर वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है और फिर वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पूछ रहा है। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो फिर हम क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जहां पर हमें इस तरीके से इसको ω²r और m से रिलेट करना है। और यहाँ बहुत डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि तुम देख सकते हो यहाँ r एंटी प्रोपोर्शनल में और वहाँ r मल्टीपल में है। तो ये फॉर्मूले बिल्कुल दोनों याद होने चाहिए, और जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें क्वेश्चन को ट्रीट करना होगा। इस तरीके से हम ये सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो ये फॉर्मूले दोनों कॉन्सेप्ट में दोनों तरीके से याद रखना है। चलो एक और हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ आगे बढ़ते हैं इसमें। तो क्वेश्चन है सिंपल, एक और लेते हैं एग्जांपल। सपोज हमें ये दे रखा है कि एक रस्सी की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है और उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी है? 100 न्यूटन। एक रस्सी है जो मैक्स टू मैक्स 100 न्यूटन जो फोर्स है वो बेयर कर सकती है, सह सकती है। 100 न्यूटन से ज़्यादा टेंशन होती है, रस्सी जो है वो टूट जाएगी। क्लियर? हमें दे रखा है इस रस्सी से एक पार्टिकल है जिसका मास 1 kg था, उसे हमने कनेक्ट किया है। अ पार्टिकल या एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज कनेक्टेड टू दिस
string and we are taking the length of the string as 1 मीटर, और जो लेंथ होगी ये किसके इक्वल हो जाएगी बताओ, रेडियस के इक्वल हो जाएगी। हम ये बात अच्छे से जानते हैं। ओके, तो ये हो गई कंडीशन। अब हमें कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, यानी हम इस रस्सी को यूज में लेके उस ऑब्जेक्ट को कितनी मैक्सिमम स्पीड से रोटेट करा सकते हैं। तो फॉर्मूला हमें पता है t fc के इक्वल होगा, मतलब t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mv²/r। हम जानते हैं कि यहाँ टेंशन जो है वही सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो टेंशन से ही सप्लाई होता है, तो t इज इक्वल टू कितना होगा, mv²/r। ओके, अगर t को मैं मैक्सिमम लिखूं, यहाँ t को हम मैक्सिमम कर दें तो हम जानते हैं m vv कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन आर। यू आर गेटिंग इट, वेलोसिटी भी मैक्सिमम हो गई और टेंशन, यानी इस पॉइंट पे रस्सी टूट सकती है। टेंशन मैक्सिमम कितनी की मैंने बताओ, 100 न्यूटन, m कितना है 1, v max हमें पता करना है, और अपॉन में r भी कितना है 1, तो 1 हो गया। बताओ v max स्क्वायर कितना आया, v maximum स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, तो बताओ v maximum कितना आ गया, बोलो 10 मीटर पर सेकेंड। काफी सिंपल, काफी इजी। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि हम उस स्टोन को, उस पत्थर को मैक्स टू मैक्स 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से रोटेट करा सकते हैं। ये इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके, तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। ये दोनों काफी सिंपल एग्जांपल थे, एक और एग्जांपल लेते हैं। थर्ड जो एग्जांपल है, यहाँ हमें गिवन है कि एक पार्टिकल है जिसका मास है m, पार्टिकल ऑफ मास m, और इस पार्टिकल को हम एंगुलर स्पीड, एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से मूव करा रहे हैं, यानी रोटेट करा रहे हैं। और जो एंगुलर स्पीड है, देखो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन की, एंगुलर स्पीड ओमेगा से हम रोटेट करा रहे हैं, और जो रेडियस है, लेंथ है स्प्रिंग की, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज r। हमें गिवन है कि स्प्रिंग की लेंथ कितनी है, r या l, जो भी उसको हम r की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो m ओमेगा r। क्लियर? इस कंडीशन में तो हम देखते हैं कि टेंशन कितना हो जाएगा। अगर हम टेंशन देखें तो टेंशन कितना होगा, m ओमेगा स्क्वायर r। क्लियर? तो क्वेश्चन गिवन है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, और ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से r रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पर, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है। नाउ अगर हम इस कंडीशन में रेडियस को हाफ कर दें, इफ रेडियस बिकम्स हाफ, अगर रेडियस को हम हाफ कर दें तो बताओ ओमेगा को कितना चेंज करना चाहिए कि टेंशन स्प्रिंग में सेम रहे। क्वेश्चन समझ में आ गया? पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, आप सॉल्व कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन ये है, एक पार्टिकल ऑफ मास m इज रिवॉल्विंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r with angular speed omega. Now if the length of the rope becomes half, then what will be the change in angular velocity so that the tension in the spring remains same। अगर मैं सारा लिखता आधा बोर्ड हो जाता, ठीक है, लेकिन मैंने सिंपली एक्सप्लेन कर दिया इसको, तो बोलो बात समझ में आ गई। t, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारे पास। अब r को हमने हाफ किया, देखो इस क्वेश्चन को एक स्टेप में सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना, फिर हम इसको लेंथी मेथड से भी देख लेंगे। r को क्वेश्चन में ये कहा गया कि r जो है ना, इस r को कितना कर दिया हमने, बताओ r/2, रेडियस को हाफ किया, और क्वेश्चन वाले ने m तो चेंज होगा नहीं, क्वेश्चन में वाले ने कहा कि t में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, t तो t ही रहना चाहिए, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, नो चेंज है। ओके, t इज इक्वल टू, अब मुझे एक बात बताओ, m तो एज इट इज है, r में r/2, एक एक्स्ट्रा फॉर्म में 2 आया ना, r/2। अगर यहाँ ओमेगा को कुछ ऐसा लिख दो कि यहाँ 2 एक्स्ट्रा आ जाए एक, क्लियर, यहाँ 2 एक्स्ट्रा आ जाए एक, तो उस कंडीशन में ये 2 से 2 कैंसिल है, यानी हमें ओमेगा r को अगर यहाँ चेंज किया है, r को हमने हाफ किया तो ओमेगा को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन कितने मल्टीपल से बढ़ाएं, ओमेगा को कितना बढ़ाएं, ओमेगा स्क्वायर आता है टर्म में। तो यहाँ एक चीज देखो, अगर मैथ्स हमारी थोड़ी सी भी अच्छी है तो मैं ओमेगा को करूंगा √2 ओमेगा। यू आर गेटिंग इट? यानी हम ओमेगा को कितना टाइम्स कर देंगे, √2 टाइम्स। क्लियर? तो √2 टाइम्स करेंगे। अब जब स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, टेंशन कैसा रहेगा, सेम। तो ये क्वेश्चन एक स्टेप में सॉल्व किया, लग रहा था डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ी सी रीजनिंग से, थोड़ी सी मैथ्स अच्छी है हमारी, तो हम एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें तो देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे फिर हम। तो ये हुआ इसका सिंपल तरीका, ठीक है ना, सोचने का एक तरीका। दूसरा मेथड, क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले केस में हमें दे रखा है t इज इक्वल टू कितना है, m ओमेगा स्क्वायर r। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड कंडीशन में टेंशन तो सेम ही रहता है,
मास भी सेम रहेगा, मैंने मान लिया ओमेगा की जगह कितना हो गया ओमेगा 1 स्क्वायर, क्लियर। और यहाँ हमने इसको रखा लिया क्वेश्चन मार्क, हमें ओमेगा 1 चाहिए और साथ में r कितना हो गया बताओ r/2, दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। बोलो t तो सेम ही है ना, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों को इक्वल कर ले, जब दोनों को इक्वल करेंगे तो हमें मिलेगा m ओमेगा 1 डैश स्क्वायर इनटू r/2 इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r, m से m कैंसिल, r से r कैंसिल, बताओ ओमेगा 1 स्क्वायर कितना आया, 2 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, बताओ ओमेगा 1 कितना आया √2 ओमेगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा लेंथी मेथड नहीं है, तो इजीली हमने ये आंसर निकाला। हमने पूरा एक्सप्लेन किया क्वेश्चन को, उसके जो भी कंडीशंस गिवन थे उसके अकॉर्डिंग, और फिर हमने देखा कि अगर हम रेडियस को हाफ करते हैं, टेंशन को कांस्टेंट रखना चाहते हैं, तो फिर हमें एंगुलर वेलोसिटी को √2 टाइम्स करना होगा। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो लेक्चर। सर्कुलर मोशन को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी कंटिन्यू रखेंगे, वहाँ हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखना है, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। क्लियर, आज हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन डिस्कस किया और नेक्स्ट क्लास में हम वर्टिकल प्लेन डिस्कस करेंगे। सो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो, मेहनत करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।